नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके बीच लेकर के आया हूँ हमारा 58 एपिसोड, 58वां एपिसोड। दोस्तों, 15 जनवरी 2020 को थल सेना दिवस था। मैं सोच रहा था बैठ करके कि अजय भट्टाचार्य अपने घर में बड़े ही शांति के साथ, आराम के साथ आप ज़िंदगी बिता रहे हैं और ये संभव है क्योंकि हमारी आर्मी न सिर्फ हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर कर रही है, हज़ारों लाखों की तादाद में बलिदानें दे रही हैं और साथ साथ जो हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, कोरोना हो, उनका कंट्रीब्यूशन हम कैसे भूल सकते हैं। सल्यूट टू ऑल आवर आर्मी मैन who are directly and indirectly giving us a peaceful life। और मैं समावर्तन परिवार की तरफ से ये वादा करना चाहता हूँ कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आर्मी के साथ जुड़ना चाहेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। एक बार फिर उन तमाम जवानों को याद करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के 58वें अंक में, 58 एपिसोड में। आज हम आपके बीच में महाकवि भास द्वारा रचित दूत घटोत्कच लेकर के आएंगे। उसकी पुनर्रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने की है और उसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगी डॉक्टर निवेदिता वर्मा। और हमेशा की तरह मेरे मित्र, मेरे भाई निरंजन श्रोत्री जी आपके बीच में लेकर के आएंगे किसी युवा कवि को। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले आमंत्रण देता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आकर के अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपनी सोच महाकवि भास द्वारा रचित दूत घटोत्कच के बारे में आप लोगों के बीच रखें और उसके बाद गिरिजेश व्यास जी उसका पाठ करें। स्वागत है आपका। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के भास नाट्य पाठ में मैं हरदीप दायले आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल से भास नाट्य पाठ में दूत घटोत्कच नाटक की शुरुआत हो चुकी है। अब तक की कहानी में आपने इस प्रकार सुना कि सूत्रधार और सभी पात्रों द्वारा एक प्रार्थना के माध्यम से नाटक आरंभ होता है। सभी पात्रों के जाने के बाद मंच पर केवल सूत्रधार और दुर्योधन, शकुनी और दुशासन रहते हैं। नाटक की रूपरेखा जैसे ही सूत्रधार समझाते हैं, तभी बीच में दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आकर के सूत्रधार को अपने स्वभाव के अनुसार परेशान करते हैं। वो जैसे तैसे उनसे पिंड छुड़ाता है और वो तीनों चले जाते हैं। उसके बाद सूत्रधार राहत की सांस लेता है। तभी वहाँ पर उनके मित्र आते हैं और फिर दोनों मिलकर नाटक की शुरुआत करते हैं, जिसमें सभी पात्रों का धीरे धीरे करके प्रवेश होता है। और इसके आगे के नाट्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। नाटक दूत घटोत्कच के नाट्यालेख का वाचन चल रहा है। पिछले अंक में पूर्व रंग समाप्त होते होते मंच पर धृतराष्ट्र, गांधारी और दुश्शला का प्रवेश होता है और भट्ट का भी आगमन होता है। वहीं से हम आगे चलते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं,
मेरा अंधापन मुझको वरदान लगता है गांधारी। कितना अच्छा होता मेरे कान भी ना होते। कितना अच्छा होता अगर सुनता नहीं मैं हृदय विदारक दारुण समाचार संग्राम के। पता नहीं क्या होने को है गांधारी। मुझको मालूम है स्वामी क्या होने वाला है। मेरी कोख में शक्ति थी 100 पुत्रों को धारण करने की, किंतु शक्ति नहीं है इनमें से किसी एक को भी रोक सकूं मैं उस पथ पर जाने से जो विलीन हो जाता है अंधकार में, जिसमें प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। धृतराष्ट्र, कितने भले हैं हमारे 100 पुत्र गांधारी, जिस अंधकार में उनके माता पिता जीते रहे अपने अंधेपन में, उसी अंधकार को उन सभी ने स्वीकार किया है अपनी आंखों के रहते। दुश्शला कहती हैं, क्षमा करें माता पिता, आप दोनों ने जिस अंधकार को वर्ण किया है अपने अंधेपन में, वह अंधकार बहुत अधिक उजला है, किंतु जिस अंधकार में आपके 100 बेटे भटक रहे हैं, उस अंधकार में भीषण बदबू है, घिन आती है। धृतराष्ट्र, किसकी वाणी है ये? गांधारी, कैसे बताऊं स्वामी, मैं भी तो केवल सुन सकती हूं। दुश्शला कहती है, माता मैं दुश्शला हूं। ओह जयद्रथ वधू दुश्शला, बेटी उनके बारे में ऐसी बातें करती हो जो तुम्हारे स्वामी हैं। दुश्शला, स्वामी हैं मेरे वे, किंतु उन पर कुछ भी अधिकार नहीं है मेरा। मैं उनकी वधू नहीं केवल दासी हूं। फिर भी मेरा सौभाग्य उन्हीं से जुड़ा है और मेरी विवशता है कि अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूं। धृतराष्ट्र कहते हैं, कितनी कटु हो गई है हमारी पुत्र वधू। दुश्शला, पिता क्षमा करें, कटु थी नहीं कभी मैं, किंतु सुनते सुनते हर एक पल छल प्रपंच प्रवंचना की बातें, वो सब कुछ जो कोमल था, निष्पाप निश्चल था, हमारे अंदर वह सब कुछ बिल्कुल मर गया है। अब तो केवल ठूंठ बचा है, सूखा और कठोर। धृतराष्ट्र कहते हैं, धैर्य रखो पुत्रवधू, कभी कभी ऋतुएं आते आते कठोर ठूंठ में भी नए कोपल को जन्म देकर उसको हरा भरा कर देती हैं। दुश्शला, क्षमा करें पिता, ऋतुओं के आने जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। एक चक्रव्यूह है हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ। भट्ट, हाँ महाराज, एक चक्रव्यूह रचा गया था बालक अभिमन्यु के चारों तरफ। उस वीर बालक ने जब योद्धा, रथ, घोड़े और हाथियों को मारकर राजाओं की सेना में खलबली मचा दी, तब सब राजाओं ने मिलकर उस एक बालक अभिमन्यु के विरुद्ध चक्रव्यूह रचा और घेर कर सबने उसको मार डाला। धृतराष्ट्र, कौन है रे तू जो ऐसा मर्मांतक समाचार दे रहा है? गांधारी, अभिमन्यु मारा गया? किसने मारा, कैसे मारा? दुश्शला, सुना नहीं आपने माता, आपके वीर पुत्रों ने शौर्य का एक और प्रतिमान रचा है। इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी वीर गाथा। कुरुवंश के वीर योद्धाओं की एक अकेले सिंह बालक को 7 खूसट गीदड़ों ने घेर कर मारा है।
वाह वाह, क्या पराक्रम है। धृतराष्ट्र, ताने मत दो पुत्रवधू, तुम्हारी माता को कष्ट होगा। दुश्शला, मैं ताने कहाँ देती हूँ पिता, गर्व से मेरा मस्तक ऊंचा है, इसीलिए गर्वोक्ति कर रही हूँ। मुझको पूर्ण विश्वास है मेरे स्वामी निश्चय ही होंगे उन राजाओं में जिन्होंने अपनी वीरता का किया है सामूहिक प्रदर्शन एक अकेले बालक के विरुद्ध। धृतराष्ट्र, ये समाचार कौन लाया है? भट्ट, महाराज, मैं हूं आपका दास। धृतराष्ट्र, तुम हो कौन? भट्ट, महाराज, जयद्रथ हूं मैं। धृतराष्ट्र, जयद्रथ? कौन अभागा है वह जिसने अभिमन्यु को मारा है? कौन नहीं जानता कि अभिमन्यु को मारने का फल क्या होगा? भट्ट, कैसे कहूं महाराज, कौन है वे? कई राजा थे जिन सब ने मिलकर मारा अभिमन्यु को। हाँ, निमित्त थे शायद। धृतराष्ट्र, हाँ हाँ बोलो, रुक क्यों गए? दुश्शला, पिता, जयद्रथ कैसे बोलेंगे? मैं जो हूं यहां उपस्थित। किंतु जयद्रथ, संकोच मत करो, यह शुभ समाचार मुझको अवश्य दो कि मेरे शूरवीर स्वामी ही थे निमित्त, वे ही थे संयोजक महान राजाओं की गीदड़ वाहिनी के, एक सिंह बालक को मारने के लिए जिन्होंने रचा था ऐतिहासिक चक्रव्यूह। गांधारी, जयद्रथ, क्या जयद्रथ वधू का सही है अनुमान? हाँ राजमाता, मैं अभागा यही समाचार देने आया हूं। धृतराष्ट्र, तुम जाओ जयद्रथ। दुश्शला अपनी चूड़ियां फोड़ती है। धृतराष्ट्र, क्या हुआ? गांधारी, लगता है किसी की चूड़ियां फूटी हैं। धृतराष्ट्र, आह, बेचारी अभिमन्यु वधू उत्तरा होगी। गांधारी, किंतु उत्तरा यहाँ क्यों आएगी? और फिर उत्तरा की चूड़ियां तो उसी समय फूटी होंगी जब अभिमन्यु की अकाल हत्या की गई। धृतराष्ट्र, तो फिर कौन है? दुश्शला, मैं हूं दुश्शला पिता, आपकी हतभागिनी पुत्रवधू। गांधारी, बेटी, ऐसी अमंगल वाणी मत बोल, तेरा पति अभी जीवित है। दुश्शला, मेरे लिए तो वे उसी समय मर गए जब कायरतावश एक बेचारे बालक को घेर कर मार डालने का कुत्सित षड्यंत्र किया उन्होंने। आपका बेटा शायद जीवित होगा, किंतु मेरे स्वामी तो नहीं रहे। गांधारी, ऐसी अमंगल वाणी मत बोल बेटी। और गांधारी रोने लगती है। धृतराष्ट्र, रो मत गांधारी, हमारी पुत्र वधू सही कहती है। जयद्रथ ने अभिमन्यु को मार डालने का षड्यंत्र रचकर स्वयं को अर्जुन के प्राणांतक बालों का सुनिश्चित लक्ष्य बना लिया है। दुश्शला, पिता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वधू उत्तरा के पास जाऊंगी। धृतराष्ट्र, बेटी, क्या कहोगी? दुश्शला, और क्या कह सकती हूँ पिता, यही कि उत्तरा के असामयिक वैधव्य को मैं भी धारण करूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसी अमंगल वाणी मत बोल, तेरा पति अभी जीवित है। दुश्शला, माता, तेरे ऐसे भाग्य कहाँ? धृतराष्ट्र, बेटी, जयद्रथ को बुलाओ, मुझे उससे और बातें करनी हैं। भट्ट, महाराज, मैं अभागा उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। धृतराष्ट्र, अर्जुन कहाँ थे जब अभिमन्यु मारा गया? अर्जुन श्री कृष्ण के साथ समशप्तकों की सेना से लड़ने बाहर गए थे महाराज। दुश्शला, पिता, कुरुवंश के वीर अर्जुन की उपस्थिति में अपना शौर्य भूल जाते हैं,
छिपकर या घेर कर वार करने में आपके शूरवीर बेटे महारथी हैं। भट वधू माता, ऐसी वाणी न बोलें, महाराज को कष्ट होगा। दुश्शला, क्षमा करें पिता, मैं संतुलन खो बैठी हूं। तेरा कोई दोष नहीं है बेटी, मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं ये सब सुनने के लिए अब भी जीवित हूं। गांधारी, जयद्रथ, अब पांडव क्या कर रहे हैं? माता, पांडवों ने अभी तक अभिमन्यु के मृत शरीर को चिता पर नहीं रखा है। अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आकर देख तो लें अपने बेटे का मुख अंतिम बार। धृतराष्ट्र, गांधारी, चलो हम गंगा तट पर चलें। क्यों महाराज? तुम्हारे मरने वाले सभी बेटों का आज ही दे दूंगा तर्पण। बार बार जल देने की शक्ति नहीं है मुझ में। सहसा नेपथ्य से अट्टहास और कुछ ही क्षणों में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी का प्रवेश होता है। दुर्योधन, मुझे विजय मिली है, विजय। और शत्रु, बेचारे शत्रु पराजित हुए। एक अभिमन्यु को मारकर हमने ये सिद्ध कर दिया है, युद्ध में खोखला पराक्रम नहीं, चालें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण समझते थे कि उनके जैसी चालें किसी को नहीं आती। आज उनका घमंड चूर चूर हो गया। मुझे तो आज विजय और यश दोनों साथ साथ मिले हैं। दुशासन, अरे जयद्रथ ने तो चमत्कार कर दिया, वाह! जब एक साथ सैकड़ों बाणों के प्रहार से अभिमन्यु ढेर हो गया, तब हमारे हृदय की वो आग बुझी जो पितामह भीष्म के मरने से भभक उठी थी। आज तो बेचारे पांडवों के हृदय शोक से छलनी हो रहे हैं। शकुनी, सचमुच जयद्रथ ने तो वो कर दिखाया जो बड़े बड़े पराक्रमी शूरवीर भी नहीं कर सकते। एक ही वार में जयद्रथ ने पांडवों का पुत्र और यश दोनों का हरण कर लिया। दुर्योधन, अरे मामा, पिताजी वहां खड़े हैं। दुशासन, चलो चलो हम उन्हें प्रणाम करें। शकुनी, नहीं बेटे दुर्योधन, पांडवों की हार के समाचार से वे खिन्न हो जाते हैं। दुर्योधन, नहीं मामा, हम तो उनका अभिवादन करेंगे। और तीनों धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। आज का अंक यहीं तक। दोस्तों, अशोक भौमिक दा की जो कहानी श्रृंखला है उसमें आपने उनकी अलग अलग कहानियां सुनी हैं। अशोक भौमिक दा से मिलने का मुझे मौका मिला है। बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है उनका। दादा नमस्कार, केमन आছেন? मैं आमंत्रण देता हूं डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को कि वो दादा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं और आज हमारे बीच में एक बढ़िया सी कहानी लेकर के आए। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। थैंक यू दादा। नमस्कार। आज मैं आपके लिए पूर्वाशा कोठी का सच और घमंडी डॉक्टर सुकुमार बोस का सच लेकर आई हूँ जायदाद में। तो सुनते हैं जायदाद का दूसरा भाग। हाजी साहब के साथ सुकुमार का लेन देन का काम पूरा हो चुका था और आंटी जी का पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट भी बन चुका था। हम सभी बहुत दुखी थे। तभी एक दिन आंटी जी ने मुझे बुला भेजा। उन्होंने एक दिन पहले ही अपने बैंक से पैसे और लॉकरों से गहने निकालकर बैंकों से नाता रिश्ता तोड़ लिया था। मुझसे उन्होंने एक मदद मांगी। बेटे, कुछ गहने हैं, इसे बनारस लेकर जाना है मदन सराफ के पास। मदन बाबू के परिवार के साथ हमारी पुरानी जान पहचान है। इन गहनों को मैं अमेरिका ले जाकर क्या करूँगी? इनमें मेरे सास के भी गहने हैं, माँ के भी दिए हुए गहने हैं। अब इन्हें निकाल देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी मदन बाबू के बेटे अभय से बात हो गई है। बस तुम्हें सुकुमार के साथ एक दिन के लिए बनारस जाना होगा। जा सकोगे? इस काम के लिए किसी और से तो मैं नहीं कह सकती, इसलिए तुमसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हालांकि मैं समझ गया कि सुकुमार के साथ मुझे एक
चौकीदार बनकर ही बनारस जाना होगा। फिर भी आंटी के लिए इतना करने के लिए मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर उस घमंडी एनआरआई डॉक्टर को एक दिन पूरा झेलने के लिए कष्टकर तो जरूर है। मदनलाल अभय कुमार सराफ की दुकान बनारस में कहाँ थी यह नहीं पता, पर उनका लोहा मंडी में घर था ये मुझे पता है। गली में गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती थी, इसलिए सुकुमार ने मुझे चौकीदार की भूमिका के साथ एक पल्लेदार की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी। लकड़ी के एक बक्से को दोनों हाथ से पकड़े पतली गली से होते हुए तंग सीढ़ियों वाले एक मकान के 2 मंजिले पर पहुंचते पहुंचते मुझे आंटी जी के गहनों के वजन का थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग गया था, पर सुकुमार ने चाबी से उस बक्से का ताला खोला तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गईं। इतने गहने एक साथ मैंने इसके पहले कभी नहीं देखे थे। सुकुमार अपने साथ गहनों की एक लंबी लिस्ट बनाकर लाया था। इस लिस्ट से मिलाकर अभय और उसके 3-4 कर्मचारी साथ साथ सुकुमार भी एक ऐसे गणित में जुट गया जिसका मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं था। मैं बैठा ऊँगता सा रहा। यूं ही कई घंटे बीत गए। फिर अभय का जानने वाला एक मनी चेंजर आया। उसने रुपयों की गड्डी अपने बैग में सहेजकर डॉलर की गड्डियां सुकुमार को पकड़ा दी। लोहा मंडी से जब हम बाहर आए तब मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि सुबह से लेकर अब तक सुकुमार ने मुझसे एक भी बात नहीं की। मुझे बुरा तो लगा, पर आंटी जी की बात सोचकर ड्राइवर वृंदावन के बगल में बैठे उसके साथ गपियाते बनारस से चांदगढ़ का सफर मैंने काट ही लिया। सुकुमार चांदगढ़ वापस लौटते वक्त अपने कैलकुलेटर में डूबा रहा। चांदगढ़ में सुकुमार ने एक फेयरवेल पार्टी दी जिसमें मेरे सभी दोस्त गए थे, पर मैं नहीं गया। आंटी जी ने उस बेहुदा एनआरआई डॉक्टर बेटे से मिलने की मुझ में से भी इच्छा नहीं रह गई थी। दोस्तों से पता चला कि पार्टी में आंटी जी ने मेरे बारे में पूछ रही थी। चांदगढ़ छोड़ते समय आंटी जी ने अपने साथ ज्यादा सामान नहीं लिया था। सुकुमार ने घर के सामान या तो नौकरों में बांट दिए थे या फिर लोगों को बेच दिया था। आंटी अपने बेटे सुकुमार के साथ गाड़ी में बाबतपुर हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। मैं न जाने कि अपनी मोटरसाइकिल पर उनकी गाड़ी के साथ साथ कुछ दूर तक गया, पर नहरिया चुंगी तक पहुंचकर मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो मैं वापस चांदगढ़ लौट आया था। यह कहानी यहीं यूं ही खत्म नहीं हो सकती थी, पर लिखने वाला चाहे तो किसी कहानी को शुरू तो कर सकता है, पर उसे ख़त्म सही वक्त पर उनके किरदार ही करते हैं। लिहाजा पूर्वाशा की आंटी जी की कहानी के ख़त्म होने में कुछ वक्त अभी बाकी था। पूर्वाशा 1-2 दिन में ही हम सब के लिए अतीत बन चुका था। उस रोज़ होटल से रात का खाना खाकर घर लौट रहा था, तभी दरवाजे पर आंटी जी का वृंदावन ड्राइवर खड़ा मिला। वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। आंटी जी उसे अपनी गाड़ी दे गई थी ताकि वह टैक्सी चलाकर 2 पैसा कमा सके। मुझे देखकर वृंदावन मुझसे लिपटकर फपक कर रोने लगा। उसने बचपन से आंटी जी के यहाँ नौकरी की थी। उसके दुख को मैं समझ सकता था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए दिलासा देते हुए कहा, वृंदावन, इस उम्र में आंटी जी की सेवा शायद उनका बेटा ही इससे सबसे बेहतर कर सकता था। इसलिए आंटी जी का अमेरिका जाना मैं समझ सकता हूँ, उनका सही निर्णय था। बाबूजी, माँ जी गई नहीं अमेरिका। इतना कहकर वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मैंने उसे कमरे के अंदर लाकर कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी पीने को दिया। वृंदावन देर तक आंसू भरी आंखों से मेरे कमरे की छत की ओर देखता रहा, मानो छत के उस पार वह उस आकाश को देख रहा है जहाँ दुनिया वालों का निवास है और जो कभी कभार किसी किसी की जिंदगी को इस कदर बदसूरत बनाने की काबिलियत भी रखता था। वृंदावन से पता चला कि सुकुमार और आंटी बाबतपुर से दिल्ली रवाना हुए जरूर थे, पर
दिल्ली से अमेरिका जाने का आंटी का वीज़ा टिकट कुछ भी नहीं था। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आंटी जी को बैठाकर सुकुमार एयरपोर्ट के अंदर चला गया था। आंटी अपने दोनों सूटकेस के साथ 3-4 घंटे यूं ही बैठी अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। अपने नातिन से मिलने का वो सपना देख रही थी। तभी उन पर एक पुलिस वाले की नज़र पड़ी। पूछताछ से पता चला कि सुकुमार का हवाई जहाज घंटों पहले अमेरिका की ओर उड़ चुका था। आंटी को इस बात का यकीन दिलाने में पुलिस वालों को काफ़ी समय लगा। संयोग से आंटी के पास हाजी साहब का फ़ोन नंबर था। दिल्ली पुलिस वालों से हाजी साहब के पास फ़ोन आते ही हाजी साहब हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और दूसरे दिन ही आंटी को लेकर वापस चांदगढ़ लौट आए थे। इस घटना के 2 दिन बीत चुके थे, पर हम में से किसी को इस बात की कोई भनक नहीं थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मैं पूर्वाशा पहुंच गया था। आंटी अपने कमरे में लेटी हुई थी। पास एक नर्स खड़ी थी। आंटी जी बहुत देर तक मुझे देखती रहीं, पर मुझे लगा कि वह मुझे पहचान नहीं पा रही है। मैं पूरी ताकत से अपनी आँखों की 2 जोड़ी पलकों पर अपना जोर आजमाने की कोशिश करता रहा, पर आंसुओं ने मेरी एक न सुनी और वे फूट ही पड़ी। तभी मेरे कंधे पर हाजी साहब ने हाथ रखा और मुझे कमरे के बाहर ले गए। हाजी साहब देर तक खामोश बैठे रहे, फिर धीरे धीरे बोले, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। इस मकान को तोड़कर कॉलोनी बनाने का नक्शा पास हो चुका है, पर मैंने ठेकेदार से कह दिया है अभी इस मकान का कुछ भी नहीं होगा। माताजी को गहरा सदमा पहुंचा है। जब तक वह हैं, उन्हें यह एहसास रहे कि वह अपने मकान में हैं। मैंने उनके नौकर चाकरों को भी बहाल कर दिया है। बाकी माताजी को खुद ही संभाल सकेंगे। पर आंटी खुद को संभाल नहीं सकी थी और एक रात दिन में ही हमसे दूर हो गई थी। आंटी जी की अंतिम यात्रा में पूरा चांदगढ़ मानो मर पड़ा था। वृंदावन ड्राइवर ने वह सब किया जिसे सुकुमार को करना था। घाट में डॉक्टर चतुर्वेदी, जिन्होंने आंटी जी का डेथ सर्टिफिकेट लिखा था, मेरे पास खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आंटी को क्या हुआ? कोई बीमारी थी क्या? डॉक्टर चतुर्वेदी ने 2 टूक जवाब दिया था। She died of insult. She died of insult. And she died of insult. नमस्कार। निरंजन श्रोत्रिय जी, आज आप किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आए हैं? हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका, निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण रचनाकार को, योगेंद्र कृष्ण। पटना में जन्मे योगेंद्र कृष्णा ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से रचनारत हैं। हिंदी की लगभग सभी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं, कहानियाँ, आलेख प्रकाशित हुए हैं और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह में उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। 4 महत्वपूर्ण कविता संग्रह उनके खोई दुनिया का सुराग, बीत चुके शहर में, कविता के विरुद्ध, शब्द चुप गए थे जहाँ, गैस चैम्बर के लिए कृपया इस तरफ, टोलुश बोरोवस्की की कहानियों का अनुवाद योगेंद्र ने किया है इस किताब के रूप में, और स्मृतियों में तोलस्ताय, ये अनुवाद भी योगेंद्र कृष्ण ने किया है। योगेंद्र कृष्ण पटना में रहते हैं और
बिहार के एक प्रकाशन विभाग में महत्वपूर्ण पद से निवृत्त होने के बाद में आजकल स्वतंत्र लेखन करते हैं। और मुझे याद है कि जब ब्लॉग की दुनिया में काफ़ी हलचल थी, काफ़ी चर्चा थी, तो योगेंद्र कृष्णा का एक महत्वपूर्ण ब्लॉग निकलता था उस समय, शब्द सृजन, जो चित्रयान है। तो आइए हमारे समय की धड़कन, हमारे समय के हस्तक्षेप को सुने योगेंद्र कृष्ण की कविता। प्रस्तुत है मित्रों कुछ कविताएं। पहली कविता है गिरने की जगह। मैं ढूंढना चाहता था इस पृथ्वी पर बेशुमार गिरे हुए बेहिस बेहया लोगों के बीच अपने लिए भी गिरने की थोड़ी जगह। जहां भी देखा जिंदा लोगों के बीच हर जगह गिरने की होड़ मची थी कि कौन किससे ज्यादा गिर सकता है। भर गई थी पृथ्वी की सारी खाली भरी जगहें, यहाँ तक कि नदियां, पहाड़, जंगल और घाटियां। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, स्कूलों, मदरसों, न्यायालयों, संसद सभाओं को जाती सड़कें, पगडंडियां। और मैं लड़खड़ाता मुंह बाए खड़ा रह गया था गिरे हुए लोगों के बीच, मुंतजिर उन पंक्तियों में जिनका गिरना अभी बाकी था। आसमान तक उठते उन सीढ़ियों की तलाश में वो गिरे थे आत्महीन, अपनी ही बेइंतहा महत्वाकांक्षाओं के बोझ से। आजू बाजू गिरे अपने ही पड़ोसियों, परिजनों के प्रति हिकारत, घृणा और जुगुप्सा से सरशार। वो गिरे थे दलदल में फंसी ऊंचाइयों की तलाश में, नई सभ्यता की पतनशील खेप के लिए बजबजाते कीचड़ में लिथड़ कर जीवन संवारने का जादुई कोई वैश्विक मंत्र उच्चारते। फिर भी दुखांत किसी ग्रीक नाटक का दृश्य नहीं था यह। नहीं था यह स्वर्ग से आदम और ईव का पृथ्वी पर गिर चुकी कौमों के बीच आलिंगन बद्ध गिरना। नहीं था यह आदमी और आदमी के बीच जमीन बर्फ का पिघल कर गिरना। नहीं दो मुल्कों के बीच दिन ब दिन ऊंची होती दीवार का अचानक टूट कर गिरना। और नहीं नाजी गैस चैम्बर में गैस प्रक्षेपण के बाद का भयावह कोई दृश्य था यह, जहां आत्मीयता और उम्मीद की कुछ बारीक चिंदियां तमाम बर्बरताओं, क्रूरताओं के बावजूद अंधेरे में जुगनुओं की तरह शेष थी। ठसाठस भरे गैस चैम्बरों में जगह नहीं छोड़ी थी नाजियों ने उन्हें गिरने की। लोग मरकर भी खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे, गले में बांह डाले, जैसे जीवन में वैसे ही मरकर एक दूसरे का संबल बन आने वाले समय को जरूरी उम्मीद और भरोसे का गोपन कोई सुराग सौंपते। जिंदा कौमें जहां जहां गिरी थीं, बंजर पड़ गई थी धरती, सूख गई थी नदियां, जल गए थे जंगल, पहाड़ों से लौट गई थी सारी ऋतुएं, घाटियों ने ओढ़ ली थी चुप्पियां, अब नहीं गूंजती थी वहां संकट में पुकारे गए शब्दों की प्रतिध्वनियां। ऐसे ही माकूल बंजरों ने जगह दी होंगी दुनिया भर के तानाशाहों को बेरोक टोक फैलने पसरने की, लेकिन मरकर भी जो खड़े रहे एक दूसरे का हाथ थामे, चूमते हुए एक दूसरे की लाशें उनके पक्ष में अचानक खिल उठे थे, मुरझा रहे दुनिया के फूल सारे। चमत्कार की तरह उगे इन फूलों ने ही प्रेत की तरह पीछा किया होगा तानाशाहों का, और गहन अवसाद में हिटलरों ने की होंगी आत्महत्याएं। दूसरी कविता आत्म स्वीकृतियां। इस दौर का सबसे ज्यादा पुरस्कृत प्रेम पत्र लिखने वाला मैं बहुत बुरा प्रेमी रहा। मैं उन पत्रों से ही प्रेम कर बैठा जो कभी अपने संताप के विरुद्ध समय को समय लिखता रहा था। फिर मैंने ही घृणा की पराकाष्ठा भी लिखी, लेकिन युद्ध करना हमेशा टालता रहा। मजदूरों, किसानों, वंचितों के संघर्ष पर रचनाएं खूब लिखी, प्रशंसित पुरस्कृत होता रहा, लेकिन उनके कभी काम नहीं आया। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों पर खूब कविताएं लिखी, और उनका कटना, सूखना और जलना केवल निहारता रहा। शून्य में अदृश्य का सुख तलाशता दृश्य को अनदेखा किया। आकाश में पक्षियों से उड़ना सीख, उनके पर काटे। पानी में मछलियों से तैरना सीख, उनके घरों में अपनी सभ्यता बसाई। अपने विचारों, आस्थाओं को ही पूरी दुनिया समझ
बंद कर ली बाहर की तरफ खुलती सारी खिड़कियां। जाने अनजाने उन लोक द्वीपों और आदि बस्तियों की खुरदरी गीली जमीन पर किसी मसीहे की तरह उतरता रहा, जहां लोगों की मासूम दमकती आंखों में झूठ को सच और हार को जीत समझ लेने का हुनर अभी बाकी था। मेरे जीवन को उत्सव में बदल देने वाले अनगिन अनाम लोग जीवन की जंग हार चुके थे और हम दूर से दर्ज करते रहे खौफनाक उन दृश्यों को, जबकि बच सकती थी कुछ जाने, हाथ में एक पत्थर भी उठाया होता। दुख को इतना मांझता रहा कि भीतर सुख की चिंदियां उड़ने लगी, लेकिन वो दुख केवल मेरा रहा, सुख की चिंदियां भी मेरी। नहीं बोलने की जगह मुसलसल बोलता रहा, जहां बोलना जरूरी था चुप्पियां चुन ली। जिन्हें सुनना जरूरी नहीं था उन्हें ही सुनता रहा, और इस तरह दोस्त तो क्या कोई सच्चा दुश्मन भी नहीं बना पाया। अंधेरे के खिलाफ जो भी शब्द चुने उजालों ने बुन लिए। मुद्दतों बाद जब घर के आईने में देखा तो बेहिस अपना चेहरा भयावह हासिलों का अश्लील विज्ञापन सा लगा। धन्यवाद। आज का एपिसोड पूरा करूं उसके पहले मुझे 14 जनवरी की जो संक्रांति की बात है उसमें से एक बात याद आ गई। मैं पिछले 30 साल से गुजरात में हूँ। ऑफ कोर्स उज्जैन में भी हम यही करते थे। चिक्की यहाँ पे बड़ी ही फेमस है, फिर वो मूंगफली की हो, तिल की हो, परमल की हो। और मुझे ना आई हैव अ स्वीट टूथ, मिठाई बहुत कम खाता हूँ, उम्र हो गई है तो नेचुरली जो भी परहेज करना चाहिए वो करता हूँ। लेकिन साहब इस बीच में छत पे पतंग उड़ाते हुए चिक्की का जो मज़ा है, क्या बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस मज़े को लिया होगा। चलिए आज का एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट्स भेजना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com, ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com, यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हम हैं आपके साथ। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही पूरा करता हूँ। अगले सप्ताह आपके बीच नई चीज़ें लेकर के आऊँगा, इंतज़ार करिएगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।